Welcome back, Ji. And we were talking about strategy formulation analytical framework. Different authors ने अपनी टेक्स्ट बुक्स में different frameworks वो हमें provide किए. This particular framework I'm quoting from the book of Freda David. And Freda David की जो approach है, it is more like a matrix approach, जिसमें different matrices के जरिए वो decision तक पहुंचता है, strategy को shortlist करता है, alternatives को generate करता है. So उसके मुताबिक stage 1 में, which is related to the input stage, you make 3 matrices, जिसमें के internal factor evaluation matrix, external factor evaluation matrix, and comparative profile matrix. ये 3 matrices वो discuss करता है आपसे. इन 3 matrices में हमारे पास basic data वो इकट्ठा हो जाता है, जिस डेटा की रोशनी में हमने मैचिंग स्टेज की मैट्रिसेस को वो डेवलप करना है. एंड द स्टेज 2 व्हिच इज मैचिंग स्टेज इज बेसिकली गोइंग टू जनरेट द स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स फॉर अस. और स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स को जनरेट करने के लिए द मैट्रिसेस व्हिच फ्रेडा डेविड हैज टॉक्ड अबाउट आर 5, जिसमें बीसीजी मैट्रिक्स शामिल है, आईई मैट्रिक्स शामिल है, स्पेस मैट्रिक्स शामिल है, ग्रैंड स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स वो शामिल है. और SWOT मैट्रिक्स या TWOS मैट्रिक्स दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं इसके लिए, ये वाली मैट्रिक्स यूज की जाती है. सो इन 5 मैट्रिसेस से एक्चुअली आपको लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज वो मिल जाती हैं. अब उन लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज को फाइनलाइज करने के लिए कि उनमें से फाइनल स्ट्रेटजी, बेस्ट स्ट्रेटजी हमने कौन सी पिक करनी है, अकॉर्डिंग टू फ्रेडा डेविड वी मूव टू द थर्ड स्टेज. और यहां पर हम एक और मैट्रिक्स यूज करते हैं व्हिच इज QSPM, क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स. सो क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स में हम एक डिसीजन को फिर फाइनलाइज वो करते हैं. सो दैट इज द वे फ्रेडा डेविड हैज एलैबोरेटेड दैट हाउ टू मेक अ स्ट्रेटजी, how to formulate a strategy within the given circumstances and our strategic concerns. There is another framework which is presented by Johnson and Scholes in his book of corporate strategy. और इस फ्रेमवर्क में जॉनसन एंड स्कोल्स ने एक पूरा एनालिटिकल फ्रेमवर्क वो हमें प्रोवाइड किया, जिसके 3 स्टेप्स हमारे पास मेन है. ही स्टार्टेड फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, then moved towards strategic choice and then talked about strategic implementation. जब हम strategic analysis की बात करते हैं तो according to Johnson and Scholes we start from developing our mission and vision. उसमें purpose, policies, competencies, products, values, culture, इन सब के ऊपर discussion हो जाएगी. And then we will be also able to know कि what the organization is trying to become. इसके साथ फिर हम इन दोनों चीजों की, mission and vision की, strategic intent की association बनाते हैं with the stakeholder expectations. और स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस के साथ हम डेवलप करते हैं क्वांटिफाइड मेजर्स, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक, जिनको हम स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स का नाम भी देते हैं. जब हमने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स भी बना लिए तो अकॉर्डिंग टू जॉनसन एंड स्कोल्स यू आल्सो नीड टू गो फॉर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस, जिसमें कि हम पेस्ट एनालिसिस, 5 फोर्स मॉडल, सिनेरियो बिल्डिंग, इन चीजों को यूज करेंगे टू कलेक्ट द लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. और हम इंटरनल ऑडिट करेंगे, जिसमें रिसोर्सेज, कंपिटेंसीज, वैल्यू चेन, सिस्टम स्ट्रक्चर एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस विद इन अ कॉर्पोरेट बॉडी वो किया जाएगा एंड विल बी गिवन विद द डिटेल्स ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. वहां से हमारे पास पूरा हो जाएगा SWOT एनालिसिस एंड वी वुड आल्सो बी एबल टू फाइंड आउट द गैप्स इन आवर कॉर्पोरेट अप्रेजल. यहां तक इन तमाम एक्टिविटीज को जॉनसन एंड स्कोल्स नाम देता है दैट दीज आर द स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. जब स्ट्रेटेजिकली हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज कर लिया तो अब हमारे पास अगला स्टेप आ रहा है विद स्ट्रेटेजिक चॉइस, जिसमें कि हम अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज को जनरेट करते हैं. अब अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज को जनरेट करने के लिए हमारे पास कुछ जनरेटिंग ऑप्शंस हैं. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू चेन, we can come up with scenario building, we can talk in terms of generic strategies, differentiation, cost leadership, and etc. Then we can talk about product market vector, जो कि एंड्स ऑफ मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जाते हैं. और फिर जो भी हमारे पास स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स जनरेट होंगे इन द लाइट ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, उन तमाम को हम इवैल्यूएट करेंगे through 3 aspects which are acceptability, suitability and feasibility. I call them that these are the 3 filters जिससे कि हमें strategic alternatives को गुजारना है.
और जो स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव acceptable हो, suitable हो और feasible हो at the same time, that is the best option available to us. Acceptable to the stakeholders, suitable to mission and strategic intent, and obviously feasible in terms of the resources. अब जब आपने finally suitability, acceptability and feasibility के फिल्टर से अपने स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को गुजारकर फाइनल स्ट्रेटेजी पिक कर ली, तो दैट स्ट्रेटेजी नीड्स टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन. और जाहिर है कि स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन के दौरान वी नीड टू गो फॉर रिसोर्स प्लानिंग, ऑपरेशंस प्लान, स्ट्रक्चर, कल्चरल डिटेल, स्ट्रक्चरल कंपैटिबिलिटी, चेंज ओरिएंटेशन, फंक्शनल स्ट्रेटजीज फिर आपकी कौन सी होंगी, इन तमाम चीजों को फिर आप विजुअलाइज वो करते हो. वंस द स्ट्रेटजी इज इंप्लीमेंटेड एट द बॉटम लाइन लेवल, सो वहां से आपके पास एक्चुअल परफॉर्मेंस आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन वो आने शुरू हो जाते हैं. और एक्चुअल परफॉर्मेंस से देन यू मूव टुवर्ड्स द रिव्यू एंड कंट्रोल, जिसमें आप कंपेयर करोगे एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ, और वहां से फिर फीडबैक वापस जाएगा आपका स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के ऊपर टू फाइंड आउट कि व्हाट कैन बी द अदर वेज जिससे कि हम मोर ऑप्टिमम रिजल्ट्स हासिल वो कर सकते हैं. तो दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एज प्रेजेंटेड बाय जॉनसन एंड स्कोल्स. इस फ्रेमवर्क में एक और आइडिया जो जॉनसन एंड स्कोल्स ने डिस्कस किया along with the acceptability, suitability and feasibility aspects, वो ये था कि हमारी एक intended strategy होती है. वो intended strategy मुकम्मल तौर पर materialize नहीं हो पाती. वक्त के साथ उस intended strategy में कुछ aspects unrealized रह जाते हैं और कुछ aspects जो है वो materialize वो हो पाते हैं. अब जो aspects आपके मटेरियलाइज हो पाते हैं, उनके मटेरियलाइजेशन के दौरान बहुत सी इमर्जेंट स्ट्रेटजीज दे वुड आल्सो बी कमिंग इन. द न्यू आइडियाज कैन आल्सो बी कमिंग इन. ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम सर्कमस्टांसेस सेम नहीं रहे, विद द पैसेज ऑफ टाइम एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हो गई. तो नतीजतन हमारी जो इंटेंडेड स्ट्रेटजी है और जो रियलाइज्ड स्ट्रेटजी है उसमें फर्क होता है. और जो रियलाइज स्ट्रेटजी हमारे पास इवेंचुअली डेमोन्स्ट्रेट हो पाती है, दैट इज आल्सो इनकॉर्पोरेटिंग मेनी एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द इमर्जेंट स्ट्रेटेजिक फ्रेम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो आपको मटेरियलाइज, फॉर्मलाइज, इंप्लीमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल. सो इस फ्रेमवर्क में जो जॉनसन एंड स्कोल्स ने प्रेजेंट किया, we need to focus upon कि हमारी इंटेंडेड एस्पेक्ट्स वो क्या थे, हमारे इमर्जेंट एस्पेक्ट्स वो कहां पर कब क्यों क्या डेवलप हुए, और फिर फाइनली हमने किन चीजों को रियलाइज वो किया. ओके, तो जो इरादा, जो मकसद वो हम लेकर चले, ये जरूरी नहीं है कि हम उसको 100% पाया तकमील तक पहुंचा भी पाएंगे. एंड मुमकिन है कि उसमें से कुछ एस्पेक्ट्स ट्रेड ऑफ हो जाएं, कुछ एस्पेक्ट्स स्ट्रेटेजिक फिट क्रिएट ना कर पाए, और जो चीजें फाइनली मटेरियलाइज हो दे वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी इंटेंडेड इन द स्टार्ट. इसी तरह थॉमसन एंड स्ट्रिकलैंड अपनी किताब में एनालिटिकल फ्रेमवर्क एक और प्रेजेंट करता है, और उस एनालिटिकल फ्रेमवर्क में अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड स्ट्रिकलैंड दीज आर द 7 क्वेश्चंस वी नीड टू एड्रेस, जिससे कि हमारे पास बेसलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि उस बेसलाइन इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखकर आप अपना स्ट्रेटेजिक फ्रेम, स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स वो डेवलप करते हो. सो दोज 7 क्वेश्चंस आर, those 7 concerns as given by Thompson and Strickland in his book of strategic management and business policy. वो questions हैं, number 1, that what are the industry dominant economic traits, आपको इनके बारे में सोचना है. What is competition like and how strong are the comparative forces, आपको ये एनालाइज करनी है, जिसको 5 force मॉडल भी हम कहते हैं. What forces are at work to change industry conditions, इसमें आपकी ड्राइविंग फोर्सेस कौन कौन सी हैं, इनको स्टडी किया जाएगा. Which companies are in strongest and weakest positions, इस मकसद के लिए हम strategic group maps वो डेवलप करेंगे. What strategic moves are rivals likely to make next, इस चीज को विजुअलाइज किया जाता है. What are the key factors for comparative success, आपको पता होना चाहिए कि आपके की सक्सेस फैक्टर्स, आपके कोर कंपिटेंसीज वो क्या हैं, और उनको आप किस तरीके से कंपेयर करोगे विद द कंपेटिटर्स टू फाइंड आउट कि आया यू आर डूइंग गुड और बैड. एंड ऑब्वियसली नंबर 7 इज द इंडस्ट्री अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव एंड व्हाई, इन रीजंस को आइडेंटिफाई करके यू विल बी इन अ बेटर सिचुएशन एंड पोजीशन कि आप अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट वो कर पाओ. अब जब स्ट्रेटेजी आपने फाइनली क्राफ्ट कर ली, चाहे आप मैट्रिक्स अप्रोच ऑफ फ्रेडा डेविड यूज कर रहे हो या आप
फिजिबिलिटी, सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी के फिल्टर्स को यूज कर रहे हो, या आप 7 क्वेश्चन सीरीज ऑफ थॉमसन एंड स्ट्रिकलैंड को यूज कर रहे हो, डिफरेंट फ्रेम्स आपके पास अवेलेबल है, डिफरेंट टूल्स आपके पास अवेलेबल है, डिफरेंट मैट्रिसेस आपके पास अवेलेबल है। सो उस सारे अवेलेबल डाटा को बेस बनाकर जब आपने फाइनल स्ट्रेटेजी अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर ली, नाउ दैट स्ट्रेटेजी नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड। लेकिन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में देयर इज अ वेरी फेमस कोट गिवन बाय पीटर एफ ड्रकर, and the Peter F. Drucker said that there is no perfect strategic decision. Okay, one always has to pay a price. One always has to balance conflicting objectives, conflicting opinions, and conflicting priorities. The best strategic decision is only an approximation and a risk. हम जिस कदर मर्जी एनालिसिस कर लें, हम जिस कदर मर्जी चीजों को मटीरियलाइज कर लें, इशू ये है कि फ्यूचर बहरहाल हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी सिर्फ अप्रोक्सीमेशंस हो सकती हैं, हमारे सिर्फ गट फीलिंग्स हो सकती हैं, हमारे सिर्फ फॉर्मूलास के रिजल्ट्स हो सकते हैं जो हमें बेस दे रहे हैं टू डिसाइड फॉर द फ्यूचर। बट व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, नोबडी नोज, एंड दैट बेसिकली क्रिएट्स द फैक्टर ऑफ रिस्क इन द फ्यूचर। ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आपके स्मार्ट corporate executives भी जो हैं, they were many a times big failures. Okay, बहुत कामयाब organizations eventually they lost their ground, so much so कि even they were not existing anymore. Okay, so implementation के दौरान बहुत सारे problems, बहुत सारी restrictions, बहुत सारे conflicts वो आपके आड़े आ जाते हैं। hierarchy of priorities में वो clash आ जाता है। चेंज एंड डेवलपमेंट के जो कंसर्न्स हैं उसमें रेजिस्टेंसेस बहुत तरह की इवॉल्व कर जाती हैं, एंड ऑब्वियसली फिर उन तमाम रेजिस्टेंसेस को ओवरकम करने के लिए देन यू नीड टू कम अप विद द आइडियाज एज वी डिस्कस्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसर्न्स एंड चेंज मैनेजमेंट कंसर्न्स। नाउ स्ट्रेटेजिक आउटकम्स जो आपको रिसीव होंगे, उन आउटकम्स को एनालाइज करने के लिए हमारे पास एक बहुत फेमस फ्रेमवर्क है विच इज बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। उसको अब हम एक नजर देखते हैं। I have taken this article from Harvard Business Review, and the title of the article is Putting the Balanced Scorecard to Work, and it is written by Robert S. Kaplan and David P. Norton. So according to this particular discussion, it is said that what makes a balanced scorecard special is basically based upon 4 aspects. The first aspect is it is a top-down reflection of the company's mission and strategy. Okay, तो हमारे checks and balances रखने के लिए balanced scorecard बनाना वो बहुत फायदेमंद होगा. So it is a top-down reflection of the company's mission and strategy. It says that by contrast, the measures most companies track are bottom-up, driving from local activities or ad hoc processes that are often irrelevant to the overall strategy. So, balanced scorecard का जो motive है वो ये है कि the strategy is coming from the top down. Number 2, it is forward-looking. It addresses current and future success. Traditional financial measures describe how the company performed during the last reporting period without indicating how managers can improve performance during the next. Okay, so उस मकसद के लिए भी अब हमें बैलेंस स्कोर कार्ड की जरूरत है कि वो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए हमें फ्यूचर के बारे में निशानदेही वो कर सके. The third motive जिसके लिए बैलेंस स्कोर कार्ड को स्ट्रेटेजिक फ्रेम्स में यूज किया जाता है, and that is it integrates external and internal measures. So this helps managers see where they have made trade-offs between performance measures in the past and helps ensure that future success on one measure does not come at expense of another. Okay, and the fourth reason why balanced scorecard technique is special, even at a smaller level, it helps you focus. Okay, if you are having the problems के आप strategic aspects में अपना focus बरकरार नहीं रख पा रहे हो, तो the solution can be coming from the balanced scorecard technique. So many companies
track more measure than they can possibly use. But a balanced scorecard requires managers to reach agreement on only those measures that are most crucial to the success of the company's strategy. Okay, so 15 to 20 distinct measures are usually enough. Each measure custom designed for the unit to which it applies. These are all the reasons कि बैलेंस स्कोर कार्ड टेक्निक यूज क्यों की जाती है जब आप स्ट्रेटेजिक फ्रेम्स को डेवलप वो कर रहे हो. अनदर आर्गुमेंट जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात की है कि बैलेंस स्कोर कार्ड की टेक्निक जरूरी नहीं कि सिर्फ लार्ज कॉर्पोरेशन यूज करती हैं. इवन इसके कॉन्टेक्स्ट और बेसिक फ्रेम को आप स्मॉलर लेवल एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स की असेसमेंट के लिए भी यूज वो कर सकते हो. So balanced scorecard is actually talking about four things. Your financial perspective, जिसमें कि obviously long term shareholder value आपका इंटरेस्ट है. आपका कस्टमर पर्सपेक्टिव जिसमें कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशंस को हम फोकस करते हैं. आपके इंटरनल पर्सपेक्टिव्स जिसमें कि ऑपरेशंस, इनोवेशन, रेगुलेटरी एंड सोशल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे. And then your learning and growth perspective जिसमें कि human capital, information capital, organizational capital, इन तमाम चीजों को हम अलाइन करने की कोशिश वो करते हैं. और इस अलाइनमेंट से हमारा कंसर्न ये है कि हम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और अबव एवरेज रिटर्न वो हासिल कर सकें, हम सस्टेनेबल बिजनेस ऑपरेशंस को इनकॉर्पोरेट कर सकें. Now how one company link measures from the four perspectives. यहां पर हमारे पास जो positive and negative signs है, these are basically associated with the correlations. For example, employees morale is positively correlated with employee suggestions and employee suggestions is negatively correlated with rework. आपको rework नहीं करना पड़ेगा अगर आप employee suggestions को incorporate करेंगे. इसी तरह employee morale is positively correlated with customer satisfaction and customer satisfaction is negatively correlated with the accounts receivable. And rework is positively correlated with operating expenses, or operating expenses is negatively correlated with return on capital employed. तो आप relationships बना पाते हो, आप visualize कर पाते हो कि आपको problems कहां पर आ रही हैं. आप अपने सिस्टम को ऑडिट ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे अगर आप फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ के तमाम फैक्टर्स को आपस में एसोसिएट करके एक होलिस्टिक पिक्चर में in relation with your strategy, in relation with your mission, vision, values, in relation with your other concerns visualize कर सको. अब इसको हम टेक्निकली क्राफ्ट कैसे करते हैं एक स्कोर कार्ड फॉर्मेट में. उसके लिए जब आपको अपने मिशन, विजन को, स्ट्रेटेजी को ट्रांसलेट करना है तो अगेन यू हैव टू मेक फाइनेंशियल, इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस, कस्टमर एंड लर्निंग ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स. उसमें सपोजिटली हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखते हैं. When we talk about financial, it means to succeed financially, how should we appear to our shareholder? और आपका मोटिव भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है कि आपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है. सो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स में आप अपने ऑब्जेक्टिव सेटिंग करो, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपने मेजर्स एस्टैब्लिश करो, टारगेट सेट करो, इनिशिएटिव डिसाइड करो. इसी तरह इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस में टू सेटिस्फाई आवर शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर्स व्हाट बिजनेस प्रोसेसेस मस्ट वी एक्सेल एट. उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेजर्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, इनिशिएटिव्स क्या हैं. कस्टमर पर्सपेक्टिव में टू अचीव आवर विजन, हाउ शुड वी अपीयर टू आवर कस्टमर, आप वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे क्रिएट कर पाओगे, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेजर्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, इनिशिएटिव्स क्या हैं. एंड लाइकवाइज लर्निंग एंड ग्रोथ में टू अचीव आवर विजन, हाउ विल वी सस्टेन आवर एबिलिटी टू चेंज एंड इंप्रूव, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स, मेजर्स, टारगेट्स एंड इनिशिएटिव्स. और फिर आप ये चीज देखते हो कि ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स, मेजर्स, टारगेट्स और इनिशिएटिव्स ये सब के सब आपस में एसोसिएटेड कैसे हैं. ओके, सो एक सिंक्रोनाइजेशन एंड पैटर्नाइजेशन लेकर आने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन के अंदर द बैलेंस स्कोर कार्ड टेक्निक इज वन ऑफ द रिकमेंडेड टेक्निक्स यू शुड अडॉप्ट. अब आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो ट्रांसलेट कर पाएगी विजन को शेयर्ड पर्सपेक्टिव में इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड लिंकिंग. और जो चीज आप कम्युनिकेट और लिंक करोगे दैट विल बी बिकमिंग पार्ट ऑफ योर बिजनेस प्लानिंग. और जो चीज पार्ट ऑफ योर बिजनेस प्लानिंग बनेगी वहां से आपकी परफॉर्मेंस अचीव होगी और आपको फीडबैक एंड फ्यूचर लर्निंग आएगी.
और उस फीडबैक एंड लर्निंग से आप अपने विजन को, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, आप फ्यूचरिस्टिक कंसर्न्स को वो फर्दर डेवलप और एनहांस कर सकते हो। एंड लाइकवाइज द बैलेंस स्कोर कार्ड वुड बी प्रोवाइडिंग द बेसिस जिसमें कि हम विजन से परफॉर्मेंस तक की जो स्टोरी है उसको रिलेट भी कर सकते हैं और उससे अपने डिजायर्ड आउटकम्स एंड रिजल्ट्स भी हासिल वो कर सकते हैं। अब जो आपका स्कोर कार्ड मैटर है, नो डाउट इसमें आपके बहुत सारा क्वांटिटेटिव असेसमेंट वो करना होगा। सो क्वांटिटेटिवली जब चीजों को आप एनालाइज करोगे तो यू विल बी अवेलेबल विद सो मेनी फॉर्मेट्स। ओके, सो उन फॉर्मेट्स में हमारे पास टेबुलर फॉर्मेट्स हैं, हमारे पास ग्राफिकल फॉर्मेट्स हैं, हमारे पास मॉनिटर डिस्प्लेज हैं। और जब हम मॉनिटर डिस्प्लेज की बात करते हैं तो दैट वुड बी समथिंग अगेन नोन एज डैशबोर्ड्स। Okay, so there are two terms which are coming in. One is the scorecard, जब हम टेबुलर और ग्राफिकल फॉर्मेट में बात करते हैं, और जब मॉनिटर डिस्प्लेज आपके आ जाएं तो दैट वुड बी द सिनेरियो ऑफ डेवलपिंग द डैशबोर्ड्स, जस्ट लाइक द डैशबोर्ड ऑफ योर कार. Okay, as the dashboard of the car is telling you the details and the performance outcomes of the car, so just like that जो आपके ये डैशबोर्ड टेक्निक है उसमें we use different monitor displays जिससे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट वो करते हैं, और वहां से फिर हमारे लिए इजी होगा कि हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के जो फैक्टर्स हैं इनको इनकॉर्पोरेट कर सकें, हम फाइंड आउट कर सकें कि हमारे पास डेफिशिएंसीज वो कहां पर हैं, गैप्स कहां पर हैं, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स हमारे पास मेंटेन्ड हो और फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए हमारे पास सॉलिड ग्राउंड्स वो अवेलेबल हो। सो डिफरेंट मेथड्स में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के साथ आप एनालिसिस करके अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश डेवलप वो करना चाहते हो, लेकिन ये तमाम ग्राफ्स, ये तमाम टेबल्स, ये तमाम मॉनिटर्स कैन ऑब्वियसली गिव यू द इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड वे। ये हर चीज को कंप्रीहेंड शायद नहीं कर पाएंगे, हर रिस्क को ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हर अनसर्टेनिटी को ये एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, देन यू नीड टू कम अप विद योर इंट्यूशन एज वेल। ओके, सो कंबाइनिंग दीज टू थिंग्स, the analysis and the intuition, keeping in mind कि कौन कौन से फ्रेम्स आपके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से आप अप्रोचेस को यूज कर सकते हो, किस स्कूल ऑफ थॉट के आप फॉलोअर हो, किस स्कूल ऑफ थॉट को मजीद आप फॉलो कर सकते हो, जिससे कि हमारा मोटिव बेसिकली क्या है कि हम बेहतर फैसला वो कर सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतर फैसला करने की तौफीक वो अता फरमाए। यहां पर हमारा सेशन टाइम वो खत्म हो रहा है। प्लीज ज्वाइन द नेक्स्ट सेशन for further details.